जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार एसके टेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का मॉड्यूल 5 अल्टरनेटर, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका गणना करने के लिए होता है E बराबर 4.44 φFN, जहाँ फाई क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स है, F बराबर फ्रीक्वेंसी है और N बराबर नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ रोटेशन है। ठीक, तो देखिए इसमें कौन सा होगा। पहला में क्या है, E बराबर फाई FT बटे 2.22 नहीं होगा। ये दूसरा देखिए फाई FT बटे 4.44, ये भी नहीं होगा। C नंबर में देखिए क्या, E बराबर 2.22 फाई FT, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, D नंबर 4.44 फाई FT। यहाँ देखिए N के जगह पे यहाँ T लिया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न। यहाँ N बराबर भी नंबर ऑफ टर्न होता है। ठीक, तो E बराबर हो जाएगा 4.44 फाई FT। 1 का आंसर D हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर या जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम और मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, क्योंकि बाम हस्त के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, बल की दिशा ज्ञात किया जाता है, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से EMF की दिशा ज्ञात किया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा D नंबर, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्टरनेटर के भाग का नाम बताइए। तो ये जो अल्टरनेटर का ये जो भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर और एक होता है शाफ्ट। ठीक, तो स्टेटर जो होता है वो बाहरी आवरण जो होता है जिससे कि रोटर घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर। ठीक, ये उसके ऊपर एक आवरण रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर। और ये देखिए शाफ्ट है, जो शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है और शाफ्ट के साथ रोटेट होता है, वो क्या कहलाता है, रोटर। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सैलिएंट पोल रोटर, यानी कि तीसरा का हो जाएगा C नंबर। अल्टरनेटर का ये जो है भाग है, इसको हम कहते हैं सैलिएंट पोल रोटर, C नंबर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अल्टरनेटर के EMF समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। तो हम लोग क्या बताए थे, E बराबर 4.44 फाई FN, यही बताए थे ना। तो देखिए इसमें कौन सा है, पहला E बराबर 4.44 KD/KC/T फाई M, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा काम देखिए 2.22 KD/KC फाई FM, इसमें भी T नहीं है तो ये नहीं होगा। तीसरा में देखिए E बराबर 4.44 KD/KC FT फाई M, इसमें देखिए टोटल है ना, तो आपका C नंबर वो आंसर हो जाएगा। E बराबर 4.44 KD/KC FT फाई M, तो 4 का आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, तो देखिए अल्टरनेटर में क्या होता है, जो लॉस होता है वो क्या होता है, वोल्ट और एम्पियर में होता है। इसलिए आयरन लॉस वोल्ट और एम्पियर में होता है, इसलिए इसका जो रेटिंग होगा वो किस में हो जाएगा, वोल्ट और एम्पियर में। आयरन कॉपर लॉस क्या होता है, वोल्ट और एम्पियर में होता है, इसलिए इसका रेटिंग क्या हो जाएगा, KVA में। तो कहता है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, तो KVA में। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, अल्टरनेटर को KVA में रेटेड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर में परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को गणना करने का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए VR बराबर क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अब बटे
फुल लोड वोल्टेज और गुने 100। ये क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का ये फार्मूला होता है। तो देख लिए कौन सा है, पहला में क्या फुल लोड माइनस नो लोड नहीं होगा, दूसरा का में क्या नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड गुने 100, तो यही हो जाएगा। देखिए तो छठा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर में वोल्टेज प्रतिशत वोल्टेज निम्न के गणना करने के लिए भी नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड गुने 100, बी नंबर आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति कितना है। यानी कि 1000 आरपीएम पर स्पीड प्राप्त करने के लिए 6 पोल का अगर अल्टरनेटर है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 एफ बटे पी। तो मान पुट कर दीजिए, तो क्या है इसमें देखिए आपका स्पीड कितना 1000, तो लिख लेंगे कितना 1000 बराबर 120 और गुने फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता है तो यह फिर आने देंगे और बटे में आपके पास क्या है ध्रुवों की संख्या ज्ञात है, पी का मान 6, तो 6 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 बार, और जब इससे हम भाग दे देंगे तो कितना बार में आ जाएगा 50 बार में, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यानी कि 7 का आंसर सी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी तरह से क्या कहता है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना कीजिए। तो आपकी हमसे क्या पूछ रहा है, एन स्पीड पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 120 गुना एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज कर दिए। अब बटे ध्रुवों की संख्या कितना है 2, तो ध्रुवों की संख्या 2। अब भाग दीजिए कितना बार में हो जाएगा 60 बार में, तो कितना हो जाएगा 6 × 30 और उस पर 2 को सुना तो कितना हो जाएगा 3000, तो 3000 आरपीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी, 8 का आंसर सी। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की गति 3000 आरपीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2 अल्टरनेटरों के समांतर संचलन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाती है। तो 2 अल्टरनेटर को अगर समांतर क्रम में हम लोग चला रहे हैं और डार्क लैंप विधि से अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है। तो कब बुझता है, जब वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज और आवृत्ति दोनों बराबर हो जाता है, दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हो जाता है तो क्या होता है कि लैंप बुझ जाता है। यानी कि 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिरोध के कारण डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। कहता है अल्टरनेटर में आर्मेचर इफेक्ट जो आता है उसके कारण डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ जाता है। तो कहता है डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे अगर फील्ड एक्साइटेशन करंट को बढ़ा देंगे। अगर फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ जाएगा तो डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, फील्ड उत्तेजन धारा में वृद्धि कर देते हैं। तो अल्टरनेटर में अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करना हो तो क्या करेंगे फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ा देंगे, यानी कि 10 का आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सिंक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं धारा समानता के लिए सही संतुलन संकेत देने के लिए। यानी कि सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर 2 अल्टरनेटर अगर हम चला रहे हैं तो कहता है कि एक करेक्ट इंस्टेंट चाहिए, एक सही समय चाहिए, सही क्षण चाहिए जिसमें कि हम दोनों अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल कर सकें। तो वो जो क्षण जो बताता है, जो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट बताता है कि इस समय हम लोग पैरेललाइजिंग कर सकते हैं, तो उसी को वही बताने वाले मशीन को हम लोग क्या कहते हैं सिंक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्साइटर। ए नंबर, अल्टरनेटर के रोटर में जो डीसी जो प्रदान करते हैं
उस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटर। एक्साइटर क्या करता है कि बाहर से उसके अल्टरनेटर के रोटर को एक्साइटेशन देता है, जिससे कि वो अलग से सेपरेटली रोटेट कर सके, ठीक। तो इसी को कहते हैं एक्साइटर। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग हम लोग हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि जब डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं तो अल्टरनेटर का जो शाफ्ट हो जाता है, अल्टरनेटर का शाफ्ट जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस होने के कारण वो क्या करता है कि वाइब्रेशन उसमें बहुत कम होता है, जिसके कारण हंटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव को कम किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट कर लेना चाहिए। कहता है अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए हमको क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या सुनिश्चित करना होता है कि फेज सीक्वेंस जो होता है दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों अल्टरनेटर जिसको कि हम लोग पैरेलल में रोटेट करेंगे, दोनों का फेज सीक्वेंस बराबर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग पैरेलल से कनेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति ज्ञात कीजिए। फिर वही हो गया कि अल्टरनेटर का स्पीड क्या है, गति क्या है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, NS बराबर 120 गुने एफ, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, तो 50 अब बटे पी यानी कि नंबर ऑफ पोल, तो नंबर ऑफ पोल 4 है, तो भाग दे दीजिए तो कितना बार में हो जाएगा 30 बार में। अब 30 बार में हो गया तो हम लोग गुना कर लीजिए, 5 तिया 15 यानी कि 1500 RPM हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर 50 हर्ट्ज है और 4 पोल है तो स्पीड हो जाएगा 1500 RPM, 15 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन 16 नंबर आ गया। 16 नंबर कहता है कि 2 अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। तो ऐसा कब होता था कि ऊपर हम बताए थे डार्क लैंप टेस्ट। डार्क लैंप टेस्ट में क्या होता है कि जब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों सेम हो जाता था तो 2 लैंप जलता था और एक लैंप बुझ जाता था, उसी को हम लोग डार्क लैंप टेस्ट कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा 16 का, वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि भार बढ़ता तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या है। अब देखिए क्या बोला है कि यदि लोड बढ़ रहा है, भार मतलब लोड, यदि लोड बढ़ रहा है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो देखिए जब लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जब आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ेगा तो आर्मेचर में ड्रॉप भी होगा, क्योंकि आर्मेचर ड्रॉप होगा वोल्टेज का, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या होगा, कम मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि अगर लोड बढ़ा देंगे तो आर्मेचर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर्मेचर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका आंसर डी, 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो अभी हम बताए थे कि शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस हो जाएगा तो वाइब्रेशन कम होगा, जिसके कारण हंटिंग इफेक्ट कम होगा। इसलिए एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है प्रिवेंट हंटिंग को रोकने के लिए। तो देखिए क्या होता है, प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, सॉरी ये हिटिंग है, हिटिंग इफेक्ट नहीं होगा, हंटिंग इफेक्ट होगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव को रोकने के लिए। 18 का आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। तो देखिए फिगर देखने से आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या है कि कोई ब्रश कनेक्ट नहीं किया हुआ है, यानी कि ब्रश इसमें नहीं है, इनबिल्ड है, ठीक, बिना ब्रश के ये है। देखिए कहीं ब्रश नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो अल्टरनेटर किस प्रकार का है, तो ब्रशलेस अल्टरनेटर है, ब्रश रहित, यानी कि ब्रश इसमें नहीं है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ब्रशलेस अल्टरनेटर का ये फिगर है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना कीजिए। देखिए पहले क्या कहता था कि आरपीएम में गति की गणना कीजिए, अब क्या कह रहा है कि आरपीएस में गति की गणना कीजिए। तो गणना करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, एनएस बराबर 120 एफ बटे पी। क्या कब करते थे, जब मिनट में ज्ञात करना था, लेकिन अब क्या है कि सेकंड में ज्ञात करना है। तो सेकंड में ज्ञात करना है तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से गुना। तो 60 से गुना कर देंगे तो क्या हुआ, इस तरह से हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर पुट कर दीजिए। इस पर जब पुट करेंगे तो क्या है 120, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक। अब बटे में देखिए क्या है, 2 पोल है तो 2 पोल। अब पहले मिनट में रहता था, ठीक, लेकिन अब क्या करना है कि सेकंड में ज्ञात करना है। तो 60 से भाग दे दीजिए, तो 60 दूना 120 कट जाएगा, तो बराबर कितना बचा 50, यानी कि 50 आरपीएस। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 20 का आंसर ए हो जाएगा, 50 आरपीएस। 21 नंबर क्वेश्चन का आता है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो कहता है रोटेटिंग फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग हम करने से क्या फ़ायदा होता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि 2 ही स्लिप रिंग का ज़रूरत होता है, ठीक, चाहे बिल्कुल फेज की संख्या कितना भी हो, क्योंकि रोटेट कर रहा है। तो इसका तो दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 21 नंबर का था, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो कहता है कि इसमें दो ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होता है, एक आगे एक पीछे, जैसे इस तरह से है, ठीक। तो इस तरह 2 ही स्लिप रिंग का आवश्यकता होता है। बाकी इसमें चाहे जितना भी फेज इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन क्या होगा 2 ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होगा। तो चाहे जितना भी फेज हो जाए 2 ही स्लिप रिंग का, यानी कि 21 का आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर जो फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ा देते हैं तो डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहता है प्रिवेंट डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट घट जाएगा। तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, प्रिवेंट डिमैग्नेटाइजिंग। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिच फैक्टर रहता है के पी बराबर होता है पिच फैक्टर, ठीक। तो के पी बराबर हो जाएगा 0.965, ठीक। कहता अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना कितना हो जाएगा, तो 0.965 हो जाएगा, यानी कि 23 का आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव के कारण क्या होता है। अगर अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट आएगा तो हंटिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, हंटिंग इफेक्ट जो आता है वो क्यों आता है, ये पूछ रहा है कि हंटिंग इफेक्ट क्यों आता है। तो क्यों आता है, तो लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण, लोड जो होता है बढ़ते घटते रहता है, एक किसी फ्लक्चुएशन होते रहता है, एनी टाइम किसी भी टाइम पे लोड क्या होता है कि लगातार घटते बढ़ते रहता है, जिसके कारण हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है। यानी कि 24 का आंसर डी हो जाएगा, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। अब आपका 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है, वोल्टेज विनिमयन प्रतिशत की गणना कीजिए। कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कीजिए। कब, जब लोड रहता है तो वोल्टेज कितना 480 रहता है, और जब लोड हटा देते हैं तो वोल्टेज 660 वोल्ट हो जाता है। तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन वी आर क्या पढ़े थे जी, पढ़े थे क्या, भी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज और बटे फुल लोड वोल्टेज और गुने 100। तो एकदम पुट कर दीजिए, बन जाएगा। नो लोड वोल्टेज कितना था, नो लोड वोल्टेज 660 वोल्ट है, तो 660 वोल्ट कर दीजिए। 660 वोल्ट है तो क्या है ना कि पहले लोड रहता है तो 480 और लोड हटा देने पर 660, तो नो लोड वोल्टेज 660 माइनस 480 फुल लोड वोल्टेज अब बटे
480 अब बटे में कितना 480 गुना 100 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 37.5%, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा सी 37.5%। तो साथियों इतना ही क्वेश्चन था अल्टरनेटर का जो क्वेश्चन जो कि आज हम आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट अगले दिन हम आपके लिए अगला चैप्टर लेके आएंगे मॉड्यूल 6। तो आज आपका ये ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का मॉड्यूल 5 सॉल्व हो चुका है और आपका एग्ज़ाम 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर भाग लें। थैंक यू।